कपिल देव वाले नहीं, आजकल ऑलराउंडर या तो बैटिंग ऑलराउंडर हो गया या बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया। पहले की अगर मीडिया की बात तो ढोल वाला भी मीडिया जो गांव में जाता था, सुनो 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 सुनो। सचिन तेंदुलकर बड़े हो गए तो उनको रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए कोई चाहिए। डिजिटल मीडिया का जमाना है, सिनेमा का जमाना है। शाहरुख खान को कभी सुना हो, ओपनली बोलते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप एक्टर भी नहीं बन सकते। तो आजकल लोगों को क्या लगता है, एक बार किसी तरह से वायरल हो जाओ, बस वायरल हो जाओ, एक बार लाइक बन जाएगी। देश से प्यार तभी करोगे आप जब उनके बारे में जानोगे। गीता ऐसी चीज है जो आदमी को दुखी नहीं होने देती है। नमस्कार, मैं हूं विपिन शर्मा और आज हम फिर लौट आए हैं पॉजिटिव पंडित पर। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। सर आप अभी JCRC यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डीन के पद पे कार्यरत हैं मास कम्युनिकेशन में। सर हमारे जो बहुत सारे युवा पीढ़ी के जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानकारी दे पाएं कि मास कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह का फील्ड है और कैसे वो इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई कर सकते हैं या अपना करियर बना सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन आप समझते होंगे जी। मास कम्युनिकेशन तब होता है जब आप बड़े नंबर्स पे पहुंच रहे हो एक ही झटके में। जैसे न्यूज़पेपर अगर मास कम्युनिकेशन का साधन है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया 5 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचता है दिल्ली में जी। ठीक है, बॉम्बे में तो खैर उसका 70% से ज्यादा सर्कुलेशन है। इसी तरह से टेलीविजन चैनल है, मास कम्युनिकेशन का साधन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहुंच रहा है इन वन गो, लाइक इट्स रीचिंग लॉट ऑफ पीपल। इसी तरह से रेडियो भी मास कम्युनिकेशन का साधन है क्योंकि रेडियो बहुत सारे लोगों को पहुंचता है। आपकी पॉडकास्ट भी मास कम्युनिकेशन का साधन है आजकल, क्योंकि पॉडकास्ट क्या है, होती तो प्री रिकॉर्डेड है जी जी, लेकिन फिर उसकी रीच बहुत सारी है। अब अमेरिका में भी पहुंच जाएगा। वो रेडियो वाला वो लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि 20 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर जाएगा जी जी, हाँ, या फिर आप 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे FM होगा तो वो उसमें वो लिमिटेशन नहीं है। तो हो सकता है आपने कल आज रिकॉर्ड की पॉडकास्ट और कल कोई स्विट्जरलैंड में उसको सुन रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी मास कम्युनिकेशन का साधन है। डिजिटल मीडिया है, उसके अलावा सिनेमा बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन का साधन है। एड एंड PR है, वो भी मास कम्युनिकेशन है क्योंकि PR भी आजकल बहुत सारे लोगों को पहुंचता है। इनफैक्ट PR तो आई वुड से न्यूज़पेपर से भी ज्यादा पहुंच रहा है आजकल। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि ज्यादा लोगों को पहुंच रहे हैं। तो इसमें सर कोर्सेज क्या क्या होते हैं, मतलब अलग अलग कोर्सेज इसमें हमारे यहाँ पे जैसे BA JMC है जी, और एक MA JMC है। और BA JMC में हम लोग कुछ ट्रैक चलाते हैं, स्पेशलाइजेशन ट्रैक जी, क्योंकि आजकल आप जानते हो IPL भी देखते होगे आप। यस सर। आजकल ज्यादा जमाना जो है ऑलराउंडर्स का है, लेकिन वो ऑलराउंडर भी उस तरह के नहीं, कपिल देव वाले नहीं। आजकल ऑलराउंडर या तो बैटिंग ऑलराउंडर हो गया या बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि वो बॉलिंग अगर करेगा तो बेहतरीन बॉलर होगा। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आपने देखा है जब छक्के भी मारता है, जब मौका आता है छक्के भी मारता है, चौके भी मारता है, तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। शुरू में आपको याद होगा विराट कोहली भी बैटिंग ऑलराउंडर थे, बॉलिंग करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन आजकल नहीं करते, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। रोहित शर्मा भी बॉलिंग करते थे थोड़ी बहुत, स्पिन डालते थे, ऑफ स्पिन डालते थे, तो वो नहीं है। तो आजकल जमाना असल में ऑलराउंडर्स का है और वो भी स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स का। तो हमने क्या किया है, हमने ट्रैक स्टार्ट किए थे 6, और उसमें जैसे कोई सिनेमा का ट्रैक करेगा तो उसको मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उसको ट्रैक ही करने हैं। फिर ट्रैक मतलब सिनेमा के सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो सिनेमा का एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर या फिर एड एंड PR का अगर कर रहा है तो एड एंड PR का एक्सपर्ट हो जाएगा, डिजिटल मीडिया का एक्सपर्ट हो जाएगा। तो वो एक तो वो है जो हमारी स्पेशलिटी है। दूसरा MA JMC में भी हम ट्रैक्स चलाते हैं। MA JMC में हम ट्रैक चलाते हैं, जैसे एक ट्रैक है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन एक स्ट्रेटजी के तहत होता है जी जी। पहले भी स्ट्रेटजी के तहत होता था, लेकिन आजकल तो आप अगर थोड़ा सा भी बोलते हो या मोदी अगर एक लाइन भी बोलेगा तो उसमें पहले सोच लिया जाता है इसका क्या होगा।
अगर ये बोला तो इसका रिएक्शन क्या होगा, किसका लोग किस तरह से लेंगे, कहीं अदरवाइज तो नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनती है, तब जाके बोला जाता है कुछ। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। दूसरा, हमने डिजिटल ब्रांडिंग और रेपुटेशन मैनेजमेंट का ट्रैक स्टार्ट किया है एमए में, लास्ट ईयर स्टार्ट किए थे। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब नई हैं और ज्यादा मार्केट में बूम है, ज्यादा ट्रेंडिंग है। सर जो अभी आपने सारा मास कम्युनिकेशन फील्ड बताया, ये अभी मीडिया आने के बाद में मुझे लगता है, या मोबाइल जब सबके हाथों में आ गया, उससे पहले क्या क्या थे मास कम्युनिकेशन के? उससे पहले देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर आया था 1780 में। हमारा वो पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गजेट, जेम्स ऑगस्टस की होता था, अंग्रेज था, और उसने वो न्यूज़पेपर निकाला था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था वो उस समय। अच्छा। वाइसराय की वाइफ के बारे में लिख देता था कि शी इज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन मेकअप एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसको बेचारे को सजा भी हुई थी, डेयरिंग वाले पत्रकार थे, पेनल्टी भी बड़ी लगी थी। तो न्यूज़पेपर सबसे पहले आया था। यस सर। फिर उसके बाद में फिर सिनेमा आया। सिनेमा और रेडियो ऑलमोस्ट मतलब आसपास ही आए। तो सिनेमा आया, फिर रेडियो आ गया, फिर टेलीविजन तो बहुत बाद में आया है। तो ये होते थे पहले, रेडियो होता था और सिनेमा होता था, और बहुत पॉपुलर होते थे। सर एक चीज और मुझे लगता है कि उस टाइम पे जैसे थिएटर वगैरह भी होते थे कुछ, है ना, नुक्कड़ नाटक होते थे, उनके थ्रू भी हम मैसेज पहुंचाते थे। और एक आज़ादी के टाइम पे जब ये लहर चली थी, तो कुछ पोस्टर्स भी लिखे गए थे, हाथों से लिख करके पोस्टर्स को पहुंचाए जाते थे जगह जगह पे, दीवारों पे भी स्लोगन्स लिखे जाते थे। पोस्टर्स भी होते थे। पहले की अगर मीडिया की बात करोगे तो ढोल वाला भी मीडिया, ढोल वाला भी था जी, जो गांव में जाता था, सुनो 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 जी सर, फला के यहाँ पे शादी है। आपके यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने नोटिस की है जी, आपके यहाँ मीडिया और भी होता था। जैसे मान लो विपिन की शादी हो रही है जी, तो पहले क्या करते थे, विपिन के घर के बाहर लिख दिया जाता था, विपिन विल बी मैरिंग दिस राधा और राधिका ऑन दिस डेट, और वो घोड़ा बना दिया जाता था और वो बना दिया जाता था। वो भी मास कम्युनिकेशन था। वो मास कम्युनिकेशन किस तरह का था कि मान लो आप एक फोर्ट में रहते हो, फोर्ट में अकेला तो रहेगा नहीं ऑब्वियसली आदमी। अब जैसे जैसलमेर का फोर्ट आपने देखा होगा, उसमें हजारों लोग रहते हैं। आपने घर के बाहर लिखवा दिया तो दैट मीन्स यू आर रीचिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सबको इनवाइट कर लिया। उससे क्या है, सबके घर जाना नहीं पड़ेगा, भाई विपिन के यहाँ से नहीं होता है, तो वो जरूरत नहीं है। उस समय जरूरत नहीं होती थी, तो उस समय बाहर लिखवा दिया जाता था और उसके बाद में आप आ जाइए। तो वो भी मास कम्युनिकेशन था। एक सर अभी भी कुछ गाँव में अगर हम देखें, यहाँ राजस्थान के गांव में, बाहर भी होते होंगे, मुझे शायद अभी पता नहीं है, पर लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता था कि वो जाके घर घर मैसेज देगा। हाँ, ये भी होता था। वो जनरली तो गांव में तो नाई होते थे जी, तो नाई को भेजा जाता था कि भाई जा न्योता दे क्या। पहले तो वो न्योता दे के आएगा, भाई कल विपिन के यहाँ शादी है और कल तुम्हारा न्योता है। सर आपके कॉलेज से 100+ करंटली, अभी मैं न्यूज़ में भी पढ़ा और आपके कई यूट्यूब चैनल पे और रेडियो पे भी मैंने आपके बारे में सुना कि प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, प्लेसमेंट्स उसका रीजन है जी, क्योंकि देखो पहले प्रिंट मीडिया बहुत पावरफुल था जी सर। प्रिंट मीडिया आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है क्योंकि सारे के पास तो मोबाइल है। वो मोबाइल का मतलब है डिजिटल मीडिया है, सबके पास में डिजिटल मीडिया है। तो न्यूज़पेपर कोई क्यों पढ़े? मैं तो खुद प्रिंट मीडिया में काम किया हुआ, लेकिन मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं लेता। सुबह सुबह मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेता हूँ अपने उस पे, मोबाइल में आ जाता है, अपनी लैपटॉप पे पढ़ लेता हूँ जी, और बस इनफ है। उसके बाद में नहीं लेता न्यूज़पेपर। एक तो जो है ना तो किसी के पास इतना टाइम है पढ़ने का, और उसमें चॉइस भी होती है। फिर आपने सिर्फ फ्रंट पेज पढ़ा या फिर सिर्फ आपने मेन न्यूज़ पढ़ा। अब तो न्यूज़ RSS फीड के तौर पे भी आती है, NDTV पे, इंडियन एक्सप्रेस पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, न्यूज़ 18 पे, ये सारे RSS फीड के तौर पे देते हैं न्यूज़। तो आप सुन लीजिए, किसी टाइम भी सुन लीजिए और अपना खत्म करिए। और दूसरा से इतना बड़ा पेपर हम कैरी नहीं कर सकते सब जगह। हाँ, मोबाइल में इजीली आप
कम हो गया, मतलब न्यूज़पेपर का चलन कम हो गया। और दूसरा जो है अभी चलन किस चीज़ का है, अभी चलन है पब्लिक रिलेशंस का। होता था, पहले भी होता था पब्लिक रिलेशंस, ऐसा नहीं होता था, लेकिन हम लोगों को बोला गया था भाई कीप एटलीस्ट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स। हम उनकी कहानी नहीं चाहते थे। जो ऑफिस में आज तक कभी किसी की कहानी नहीं छापी, बड़े सारे आते थे अलग अलग कंपनी से, लेकिन किसी की कहानी नहीं छापते थे हम लोग, क्योंकि बोला गया था कि उनकी कहानी मत छापिए, एक्सक्लूसिव लेके आइए कुछ न्यूज़ रोज के रोज। अब तो उनकी कहानी ही छपती है। तो एड एंड पीआर का जमाना है। और अभी क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि पहले सोसाइटी होती थी। जी सर। समाज होता था। और समाज मतलब मान लो अगर आप कोई मीणा है तो मीणा समाज डिसाइड करेगा भाई ये लड़का जो है इस लड़की के साथ भाग गया था, तो भाई इसको क्या सजा दी जाए, समाज डिसाइड करता था। तो अभी क्या है, समाज भी मतलब अपने लास्ट चरण पे अभी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो कि आपके मोबाइल में है, जो कि आपके लिंक्डइन है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, एक्स जिसको अभी बोलते हैं। उसके अलावा भी बड़े सारे हैं, व्हाट्सएप है, स्लैक है, वीचैट है, पता नहीं कितने सारे, पता नहीं कितने सारे हैं। तो ये सब है अभी। तो इसका जो है अभी जो है पीआर का जमाना है। पीआर का जमाना है। अब जैसे मैं बोलूँगा, अंकुर मुझे बहुत पहले बुलाने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा एक सर का इंटरव्यू है बड़ा अच्छा है, तो अभी बुलाते हैं जल्दी। तो वो क्योंकि जमाना जो है ना बदल गया है। तो एड एंड पीआर का जमाना है। अब सचिन तेंदुलकर बड़े हो गए मान लो जी, तो उनको रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए कोई चाहिए। अब विपिन कल को मान लो नंबर 1 डायरेक्टर बन जाए, बड़े डायरेक्टर बन जाए, तो विपिन फिर ढूंढेंगे कि एक नरेंद्र कौशिक जैसे को रख लेता हूँ और वो फिर मेरा रेपुटेशन मैनेजमेंट का ध्यान रखेगा, मेरे को बताएगा कि भाई यहाँ पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। वो सारी चीजें अब हर एक चीज मैटर करती है। अब वो जमाना चला गया कि आप जो कुछ आपके मन किया वो किया, अब नहीं है वो। अब बड़ी सारी चीजें पब्लिक शो के लिए होती हैं, बड़ी सारी चीजें आप कहते हैं तो पब्लिक के लिए, पब्लिक शो के लिए कहते हैं। तो अब चीजें चेंज हो गई हैं। एड एंड पीआर का जमाना है और डिजिटल मीडिया का जमाना है, सिनेमा का जमाना है, रेडियो का भी अभी ऐसा नहीं है रेडियो खत्म नहीं हुआ है। आपको बताऊं रेडियो चलेगा अभी। या टेलीविजन का जमाना है, राजदीप सरदेसाई हर एक आदमी बनना चाहता है, हर आदमी बरखा दत्त बनना चाहता है जी। हाँ, तो अब जमाना जो है बदल गया है। तो प्रिंट मीडिया की उतनी वैल्यू नहीं है। हमने थोड़ा फोकस शिफ्ट किया है, हमने फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। एड एंड पीआर पे आ गया और इस पे आ गया, सिनेमा पे आ गया। तो हमारे बहुत सारे बच्चे अब कहाँ काम कर रहे हैं, कंपनीज की पीआर देखते हैं, विप्रो की पीआर देखते हैं, एक्सचेंजर की पीआर देखते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज की पीआर देखते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग देखते हैं। तो इस वजह से हमारा 100% प्लेसमेंट हो रहा है। लीक से हटके मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 80s या 90s के जितने भी लोग हैं उनके लिए अचानक से 2010 और 12 के अंदर जब मोबाइल बहुत ज़्यादा चलन में आ गया और 12 के बाद तो पूरा एंड्रॉइड सिस्टम आ गया, तो पूरा ही मान लीजिए कंप्यूटर ही फ़ोन में आ गया, तो अभी उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है अचानक से जो इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है वो मुझे नहीं लग रहा, मतलब बहुत सारे लोग है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम था उसकी आदत नहीं थी उनको। हाँ, उसका दिक्कत ये है, देखो ये तो आपको जब तक जिंदा रहना ना तब तक अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। गोविंदा ने अपने आप को री इन्वेंट नहीं किया। एक ही काम करता था वो, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी। जी सर। अब हर एक फिल्म में वो हो रहा है, पैंट भी सेक्सी है, शर्ट भी सेक्सी है। अब अंकुर को लगेगा यार इस पिछली फिल्म में भी इसकी पैंट सेक्सी थी और येलो पैंट ही पहन के आया था। हाँ, और इस फिल्म में भी इसकी पैंट सेक्सी है।
तो नया तो कुछ किया नहीं, तो वो आउट, इसीलिए आउट हो गए, वो बिल्कुल आउट हो गए, क्योंकि री इन्वेंट करना बहुत जरूरी है। तो हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत आती है। अब जैसे मोबाइल पे मेरा बहुत बड़ा होल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है, तो लेकिन कोशिश करता हूँ सीखने की। हाँ, लेकिन अब उनके जैसी स्पीड तो नहीं आएगी ना, बच्चों जैसी टिक 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 दोनों हाथ। सर वैसे भी आप यंगस्टर्स के बीच में रहते हैं हमेशा, तो आपको तो यंग ही फील होता होगा। हाँ, होता है, क्योंकि बहुत सारे जो अदर फील्ड में लोग हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ कई बार, तो वो यही कहते हैं, बोले यार कॉलेज लाइफ तो कॉलेज लाइफ थी। एक्चुअल में मैंने पढ़ाना शुरू किया था वहाँ दिल्ली में 2010 में। जी सर। और वहाँ पे मैंने रियलाइज किया था, मैं एडिट करता था, कोई मैगजीन का एडिटर था जी, वहाँ पे गुड़गांव में, और रहता था, अगर आपने दिल्ली देखा है आपने? हाँ हाँ हाँ, रहता था वैशाली में। अच्छा। तो वैशाली से पहले पढ़ाने जाता था रोहिणी, आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, और फिर रोहिणी से पढ़ाने के बाद में फिर गुड़गांव जाता था, वहाँ पे मैगजीन एडिट कर रहा था, फिर उसका काम देखता था जी। और ऐसे ही इवनिंग में, मतलब इवनिंग में फिर गुड़गांव से वैशाली जाता था, लंबा था। तो लेकिन उस समय मैंने एक चीज रियलाइज की, जब आप जवानों के साथ रहोगे ना, तो उनकी एनर्जी जो है ना, थोड़ी सी एनर्जी आपके पास आ जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है सर। हाँ हाँ हाँ, ट्रांसफर होती है, तो वो ट्रांसफर होती है, और इसीलिए मुझे भी यंग फील होता है बच्चों के साथ रहते रहते। जी सर। तो ये नेचुरल है, बिल्कुल सही है। तो सर पहले जब आप न्यूज़ में काम करते थे और अभी वाले जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं या प्रिंट मीडिया भी चल रहा है, उसमें आपको कितना डिफरेंस लगता है? दिन रात का डिफरेंस है। एक्चुअल में क्या है, पहले जो न्यूज़ चैनल्स चलते थे, शुरू में न्यूज़ चैनल्स ने भी कोशिश की थी वो क्रेडिबिलिटी बनाई जाए, जो न्यूज़पेपर्स की क्रेडिबिलिटी बनाई होती थी। आपको ध्यान होगा, पहले टपरी की दुकान पे जब हम लोग होते थे, तो आपस में क्या बात करते थे, बहस लगती थी एक दूसरे से, और बहस लग के और फिर क्या बोलते थे, ये देखो ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ, देख 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 ये लिखा हुआ है, ऐसे करके बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि न्यूज़पेपर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, लोगों को लगता था न्यूज़पेपर झूठ नहीं बोलेगा। तो शुरू में चैनल्स ने भी कोशिश की कि झूठ कम बोला जाए, लेकिन फिर प्रेशर्स होते हैं उनके पास, 24/7 के प्रेशर्स बहुत सारे हैं। उसके अलावा जो है क्योंकि न्यूज़ उनकी हर एक मोमेंट पे चेंज होती रहती है, वो प्रेशर्स बहुत सारे हैं। तो उन प्रेशर्स की वजह से न्यूज़ चैनल्स अब इतना बॉदर नहीं करते। फिर हर आदमी जो है सेलिब्रिटी बनना चाहता है, हर आदमी बड़ा टीवी पत्रकार बनना चाहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बड़ा टीवी पत्रकार बनने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अब आजकल के बच्चों को क्या लगता है, बच्चों से हम लोग पूछते हैं क्या बनना है, सर एंकर बनवा दो, एंकर बनवा दो। भाई एंकर ऐसे थोड़े बनोगे जब कुछ पढ़ोगे ही नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो जी। हाँ, और किताबें पढ़ते नहीं हो, तो कहाँ से एंकर बनोगे, कहाँ से एंकर बनोगे, पकड़े जाओगे, एक्सपोज हो जाओगे। तो वो बहुत सारा फर्क आया है आपको। कई सारे एग्जाम्पल्स है मेरी लाइफ में। मैं जब रिपोर्ट करता था जी, तो शुरू में न्यूज़ चैनल्स को विश्वास करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़े हुए, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मैंने वो बंद कर दिया उसका विश्वास करना, और फिर उसी के हिसाब से चलता था। जो मेरे पास खबर होती थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन होती थी, तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि इनका कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। इनका वो कहते हैं ना कि बोल के ये तो निकल जाएगा, पतली गली से निकल जाएगा, और बाद में फिर आप भुगतो फिर, तो ये हालत है उनकी। तो वो बात नहीं है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी डाउन है। न्यूज़पेपर्स की थोड़ी है अभी भी, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह की क्रेडिबिलिटी है। न्यूज़पेपर्स क्योंकि फिर भी उस तरह झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है, और झूठ बोलोगे अगर तो रोज वही न्यूज़पेपर दिखाई देगा। फिर वो मेरा एक दोस्त था, वो बताता था, हिंदुस्तान टाइम्स में था जी, तो वो कहता था भाई नरेन भाई गलती हो गई यार एक खबर में, और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है,
और कमाल की बात है, रोज ऑफिस जाता हूँ, सबसे पहले वही दिखाई देता है, सबसे पहले वही न्यूज़पेपर, वही एडिशन दिखाई देता है। और रोज मतलब लगता है वही, मैंने ये गलती, गिल्टी फील होता है जी। तो वो बात मतलब न्यूज़पेपर की फिर भी क्रेडिबिलिटी है अभी भी, लेकिन दूसरे माध्यम तो क्रेडिबिलिटी कम है। रेडियो की क्रेडिबिलिटी भी है, रेडियो के रूल्स वगैरह उसके हिसाब से रेडियो को चलना पड़ता है, तो रेडियो की क्रेडिबिलिटी है। तो अभी सर सिनेमा पे भी इस तरह से कुछ नियम्स लागू और होने चाहिए, क्योंकि पहले के सिनेमा में और अब में बहुत डिफरेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा जैसे एक्सपोज करने लगे हैं, न्यूडिटी ज़्यादा हुई है या क्राइम सीन्स बहुत ज़्यादा दिखाने लगे हैं। एक्चुअल में ये हुआ है कोविड के बाद में। कोविड के बाद में जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं, आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, आपका G5 हो गया, बहुत सारे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स आपको ध्यान होगा शुरू में किस तरह की न्यूडिटी दिखाते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस समय तो वो सेक्रेट गेम्स आपने देखी होंगे, बहुत न्यूडिटी दिखाते थे, अभी भी दिखाते हैं। अभी एक्चुअल में ये इसकी वजह से इस जनरेशन पे भी प्रभाव है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इस जनरेशन को भी, ये जनरेशन बहुत गालियाँ देती है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। मैं तो रोज बच्चों को बोलता भी हूँ, मैं कभी कभी आपके पीछे चलता हूँ या आपके आगे चलता हूँ तो मुझे आपके जो तोप के गोले आप लोग छोड़ते हो ना, तो वो मेरे को लग जाता है, उसी टाइम लग जाता है, ओह बाप रे इसने तो तोप का गोला छोड़ दिया, तो थोड़ा डक करना पड़ता है। तो जनरेशन खराब हो रही है और गवर्नमेंट को जरूरत है कि इस पे लगाम लगाए, सख्त रूल्स बनाए जाए। हाँ जरूरी है सर। एक चीज़ और है कि अभी बहुत सारे जो युवा वर्ग है ना, वो मीडिया की तरफ मतलब एक अलग उनका वो हो गया है रुख। जैसे आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखेंगे तो उनको लगता है कि हम बहुत जल्दी 1-2 रील बनाएंगे और हम स्टार हो जाएंगे। बहुत सारे मतलब इस चक्कर में बर्बाद भी हो गए बच्चे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई एजुकेशन छोड़ दी, घर वालों से पैसा लेके वो लगा दिया उसमें, और वो सक्सेस भी हो पाए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल हैं, इनफैक्ट अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं ऐसे। बहुत बड़ा फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत बड़ा नंबर नहीं है इस तरह के स्टूडेंट्स का, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं तो ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या ज़रूरत है सर की, सीखने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और उसमें भी ज़रूरत पड़ती है पढ़ने की, उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। आपने शाहरुख खान को कभी सुना हो, ओपनली बोलते हैं, पब्लिकली बोलते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप एक्टर भी नहीं बन सकते, क्योंकि पढ़े लिखे एक्टर के लिए भी आपको समझ तो होनी चाहिए ना। वो सेंसिटिविटी कहाँ से आएगी? सेंसिटिविटी उसी से तो आएगी जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप वेल रेड होंगे, तो उससे सेंसिटिविटी आती है। तो ये भी ज़रूरी है। सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना सर, उनको एक्चुअली ये चीज़ ज़्यादा मतलब समझ में आती है जल्दी से कि हमें एजुकेशन को भी जोड़ के रखना है और ये मीडिया वगैरह हमें एक लिमिट में रखना है। पर जो एकदम से गांव से हट करके शहर में आ रहे हैं बच्चे, वो जल्दी भटक जा रहे हैं। हाँ, गांव वाले भी, कुछ सिटी के भी ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं मुझे तो सेलिब्रिटी बनना है। अरे भाई सेलिब्रिटी बन के क्या करोगे? मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे ये बता दो राजस्थान का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था, या पहले की छोड़ो दूसरा बता दो, तीसरा बता दो, चौथा बता दो, पांचवा बता दो, आपको नहीं पता है। या मेरे को ये बता दो आप कि भाई लव कुश के बच्चों के नाम क्या थे, या भरत के बच्चों के नाम क्या थे। यार खूब रघु की तो खूब बात करते हो ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन जानते हो रघु कौन था? बच्चों को नहीं पता है कि रघु जो है एक्चुअल में राम जी के दादा थे। और क्योंकि कर्म जहाँ होते हैं ना बड़े, कर्म के बाद में आपको जाना जाता है। कर्म अगर बड़े हुए तो इनफैक्ट आपको बताऊं, जो महाभारत हुई है, महाभारत 1000 साल बाद में हुई थी रामायण से। और महाभारत में भारत का एक वंशज होता था बरीदत्त, वो एक्चुअल में लड़ा था दुर्योधन की तरफ से और मारा गया था। और लेकिन कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि जानेंगे कैसे? कर्म नहीं हुए बड़े। राम जी के कर्म हुए हैं बहुत बड़े,
कर्म से जाने जाओगे। तो आजकल लोगों को क्या लगता है, एक बार किसी तरह से वायरल हो जाऊं, बस वायरल हो जाऊं, एक बार जो है ना लाइफ बन जाएगी। अरे भाई क्या करोगे, बाद में कोई नहीं पूछेगा, आप काम करो, बड़े काम करो। जी जी, तब आपको जानेंगे, क्योंकि एक दिन वायरल हो गए फिर उस जगह मेंटेन करना भी हाँ बिल्कुल इजी नहीं है। सर आपने वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 में, उसमें आपने स्पीच दी थी, उसके बारे में कुछ आप 2016 में ही नहीं दी थी। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस अभी तक 3 हुई है जी। हाँ, तीनों में मैं गया हूँ, तीनों में बोला हूँ जी। पहले वाली में बोला था महात्मा गांधी का जो इन्फ्लुएंस था राम जी पे जी, उस पे बोला था, और दूसरे वाली में फिर राम राज्य पे बोला था, राम राज्य का कंसेप्ट क्या था, और तीसरे वाली में कम्युनिकेशन लेसन्स रामायण में क्या है, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और उस पे इनफैक्ट जब मैं बोला जनवरी 2023 की बात है, जो मैंने बोला वहाँ पे कि हनुमान जी बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। क्योंकि आप क्या लाइक करते हो, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चीज क्या लाइक करते हो कि दोपहर में घर जाओगे, माँ बोले कि आज है मेरा राजा बेटा, भूख लगी होगी, क्या खाएगा क्या खाएगा, तो आपको बड़ा पसंद आएगी ना वो चीज। माँ बहुत अच्छी है, अंदर में आवाज आएगी माँ बड़ी अच्छी है, माँ से अच्छा कोई नहीं है। और माँ अगर बोले, जब आप घर पहुंचो और माँ बोले जूती निकाल के, और हरामी इतना जल्दी कैसे आ गया, तू काम करती नहीं है, काम करता नहीं है, तो आपको अंदर से क्या लगेगा, अरे यार माँ के पास नहीं आना चाहिए माँ के पास नहीं आना चाहिए, यही बोलोगे ना। जी जी। तो एक्चुअल में ये नेचुरल है, जितना अच्छा बोलोगे, जितना मीठा बोलोगे, उतना ही आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है। तो हनुमान जी का उसमें कम्युनिकेशन जो है बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन है। हनुमान जी जब मिलते हैं, सबसे पहले जब मिलते हैं राम जी से, लक्ष्मण जी से, किसी कंधा में मिलते हैं, और वहाँ पे हनुमान जी इनको दोनों को बोलते हैं, आप लोग प्रिंसेस जैसे लग रहे हो, किसी राज्य के राजकुमार जैसे लग रहे हो। तो वो तो राम जी थे, लगे ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन जब आप कहोगे तो राम जी को भी अच्छा लगेगा ना अंदर से। तो राम जी ने, बल्कि उसके बाद में जो कम्युनिकेशन हुआ है हनुमान जी का, आप उसमें पढ़ना रामायण को जी, उसमें एक्चुअल में जब हनुमान जी का कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, जब हनुमान जी की बातचीत पूरी हो जाती है, हनुमान जी को आपको पता है किसने भेजा था, हनुमान जी को भेजा था सुग्रीव ने। और क्योंकि सुग्रीव को डर लग रहा था कहीं ये दो घूम रहे हैं, कहीं ये मेरे को मारने तो नहीं आए हैं, क्योंकि उससे बाली से बड़ा डर लगता था उसको। तो वो इसलिए भेजा था कि ये पता करके आए ये कौन है। तो ऐसे भी पूछ सकते थे हनुमान जी कि कौन हो तुम लोग, यहाँ कहाँ आ गए, ऐसे भी पूछ सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, आप तो प्रिंस जैसे लगते हो, आप तो राजकुमार जैसे लगते हो। उन्होंने क्यों पूछा वो, क्योंकि उनको आता था कम्युनिकेशन, और इनफैक्ट जब उनकी बात पूरी हुई, उसके बाद में राम जी ने लक्ष्मण को बोला था, लक्ष्मण ध्यान से जवाब देना, सामने वाला जो है कम्युनिकेशन का मास्टर है, सामने वाला मास्टर है कम्युनिकेशन का। क्योंकि लक्ष्मण तो आप जानते हो थोड़ा इम्पेशेंट थे, एग्रेसिव भी थे, तो राम जी को उनको समझाना पड़ा, लक्ष्मण थोड़ा ध्यान से बचे। वो कम्युनिकेशन जब मैंने बोला कि हनुमान जी एक्चुअल में बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। कृष्ण आपको याद होगा, कृष्ण ऐसे तो अगर चाहते तो दुर्योधन क्या उनको कैद कर सकता था? नहीं। हाँ, तो लेकिन उन्होंने तो उस तरह से एग्रेसिव नहीं हुए वो, जब दुर्योधन के ये बोलने के बावजूद भी कि इसको ग्वाले को कैद कर लो, उसके बाद में भी एग्रेसिव नहीं हुए। उसका रीजन यही था क्योंकि वो भी बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। उसके बाद में बल्कि उसको छोटा सा एक लास्ट अपॉर्चुनिटी भी दिया, और वो लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या था, 5 गांव दे दे, 5 गांव दे दो। जो 5 गांव में से एक गांव में से मैं भी आता हूँ, सोनीपत भी एक गांव था। अच्छा जी सर। पानीपत था, तिलपत था, हाँ वो 5 गांव थे, इंद्रप्रस्थ था, शायद बागपत भी था, ये 5 गांव थे। तो वो क्यों बोल रहे थे, क्यों बोला था उन्होंने, क्या उनको पता नहीं रहा होगा, उनको ऑब्वियसली पता रहा होगा कि ये पागल है, नहीं मानने वाला, लेकिन कम से कम जस्टिफाई तो हो जाएगी वो कि भाई लड़ाई हुई, इतने सारे दिए थे, इतने सारे लोग मारे गए। तो वो कम्युनिकेशन, बेहतरीन कम्युनिकेशन था। उसको
क्या नाम था उसका, उनकी बुआ के लड़के का, शिशुपाल। हाँ। शिशुपाल को कितनी सारी अपॉर्चुनिटी दी थी, तू सुधर जा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, और आखिर में फिर उनको मारना पड़ा उसको। तो वो भी कम्युनिकेशन के बहुत बड़े माहिर थे। इनफैक्ट मैंने जनवरी में बोला कि हनुमान जी बड़े कम्युनिकेटर थे, और यहाँ पे फिर अप्रैल में जयशंकर ने बोला कृष्णा और हनुमान जी बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। मैंने कृष्णा नहीं बोला था वहाँ पे, क्योंकि वो तो वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस थी, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता भी नहीं था कि कृष्ण भी बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे उस समय। मेरे को तो सिर्फ ये पता था कि हनुमान जी बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। तो वो वही बोला जयशंकर ने, ये बहुत बड़े डिप्लोमेट थे दोनों, कृष्ण भी और हिस्ट्री के बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। ये तो सर बहुत ही उपयोगी नॉलेज है, और हमारे युवाओं के लिए भी बहुत जानकारी वाली बात है। और क्योंकि हम लोग बहुत सारे अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, लॉकडाउन की वजह से उनको ये फायदा हुआ कि रामायण और महाभारत वापस से दूरदर्शन ने दिखाई, और बहुत लोगों ने देखी भी, बहुत सारे नए बच्चों ने, नई जनरेशन के लोगों ने भी देखी। इससे पहले तक बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी रामायण को पढ़ भी नहीं पाए हैं, ना महाभारत पढ़ पाए हैं, ना ही गीता उनको पता है कुछ। मुझे लगता है कि ये जानने का एक मौका सबको जिंदगी में लेना ही चाहिए, एक बार तो सबको पढ़ना ही चाहिए। देखो एक चीज है ना, मतलब सारी चीजों पे मैं एग्री नहीं करता हूँ सरकार से, लेकिन इस चीज पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। सरकार ने जो जिस तरह की कल्चरल एजुकेशन स्टार्ट की है, जिस तरह की वैल्यू एजुकेशन स्टार्ट की है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अभी क्या थे, हम लोग क्या पैदा कर रहे हैं, हम लोग रूटलेस वंडर्स पैदा कर रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है राम जी कौन थे, इनको ये पता है विंस्टन चर्चिल कौन था। बाहर में गया यार विंस्टन चर्चिल, वो तो हमारे देश का भी नहीं था, इंग्लैंड का था। अपने देश की बात करो ना, अपने देश के कल्चर को जानो, अपने देश की इतिहास जानो, अपने देश का, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश मैटर करता है दूसरों से ज्यादा। सही है। अब जैसे मैं ये कहता भी हूँ कई बार, मेरे से अगर पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जो है शेक्सपियर जैसे बड़े राइटर थे, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ वो इंग्लैंड का जो मुंशी प्रेमचंद था ना, जिसका नाम शेक्सपियर था, विलियम शेक्सपियर था। भाई हम क्यों छोटा माने अपने आप को? मुंशी प्रेमचंद छोटे तो नहीं थे ना, नहीं थे, बहुत बड़ी सेंसिटिविटी थी उनकी। वो पढ़ो उनके दो बैलों की कथा, जी सर, कफन है, बहुत बड़ी वो है। हाँ। वो कितना सेंसिटिव है कफन, तो बहुत लोगों ने मतलब हाँ तो अलग ही लिखा है। तो देखो, देश से प्यार तभी करोगे आप, अपनी जमीन से प्यार तभी करोगे, अपने लोगों से प्यार तभी करोगे जब उनके बारे में जानोगे। गीता ऐसी चीज है जो आदमी को दुखी नहीं होने देती है। मैं जनरली दुखी नहीं होता हूँ, मैं जानता हूँ ये मेरा शरीर है ना, 5 फुट 6 इंच का भी नहीं रह गया अब तो, उससे भी कम हो गया। पहले होता था जवानी में 5-7 का। चीजें जो है ना, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ क्योंकि जी ठीक है, लेकिन इस शरीर की मेरे को जरूरत है, क्योंकि उस आत्मा को चलाएगा कौन? ये घोड़ा है। अभी सुबह मैं सोच रहा था, ये घोड़ा है, ये आत्मा इसके ऊपर बैठी है जो इसको दौड़ा रही है, टक 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 टक। तो गीता पढ़ने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ काम करने आए हैं, काम करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो बच्चों को भी बोल देता हूँ, सांस रोक के दिखा दो 1 मिनट। अगर इतने डिसीजन मेकर्स हो ना, तो सांस रोक के दिखा दो। जब नहीं रोक सकते तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम करना है। जो करो चुपचाप करो, खुश होके करो, खुश होके करो। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना काम है, किताबें पढ़ना काम है, न्यूज़पेपर्स पढ़ना काम है। हाँ, ये सारी चीजें, लर्निंग उसका काम है, सीखना काम है, तो वो जरूरी है। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है पढ़ाना, काम है उसका, खुद भी पढ़ना काम है, क्योंकि तभी तो पढ़ाओगे ना। तो सब लोग अपना काम करें तो अच्छा रहेगा ना, देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गीता यही तो कहती है, अपना काम कर। सिर्फ गीता नहीं कहती है, बुद्ध भी कहते हैं काम करो जी, काम करो, क्योंकि हमारा देश कर्म प्रधान है। कर्म पे अगर हम करेंगे तो हाँ, कर्म बहुत जरूरी है। तो गीता जो जानेगा वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो देखो, ये पैर टूट गया एक जगह पे मेरा जो है ना, वहाँ नोएडा में था, मैं किसी यूनिवर्सिटी जा रहा था, लेक्चर देने जा रहा था, और
फ्रैक्चर तो नहीं था, बट पता नहीं क्या था, वो हेयरलाइन फ्रैक्चर था या क्या था, इतना मोटा पैर हो गया, इतना मोटा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वहीं यूनिवर्सिटी में मैंने बैंडेज करवाया पूरे पैर को। और कमाल की बात है, उसके बाद में भी लेक्चर दे के आया, किसी को पता नहीं कि इस आदमी को इतना पेन हो रहा होगा, क्योंकि वो तो आज खराब हुआ है ना, कल ठीक हो जाएगा, परसों फिर खराब हो जाएगा। तो जब ठीक होगा तब भी ऐसा ही हूँ मैं, जब खराब होगा तब भी ऐसा ही हूँ। ठीक है ना, शरीर ही तो है, कौन सा बहुत बड़ी चीज है। तो वो गीता वो सिखाती है, तो इनको बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। सर जो अभी आपने जैसे बताया गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, तो क्या कोर्सेज में भी इसको डालना चाहिए, स्कूल कोर्स में और इनमें डाला हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है। सर अभी स्कूल एजुकेशन में 12 तक तो है, स्कूल एजुकेशन में नहीं है, लेकिन कॉलेज एजुकेशन में डाला है, यूजीसी ने डाल दिया है। और इनफैक्ट अभी एक दिन मैंने क्लास ली थी गीता पे जी, क्योंकि वो भगवत गीता जो हमारे पढ़ाते हैं वो आए नहीं थे। मेरे को तो मजा आता है ज्ञान देने में। ज्ञान वैसे तो हम हरियाणा में कहते हैं कि हम ना ज्ञान लेते हैं ना ज्ञान देते हैं। सही है। तो लेकिन टीचर होने के नाते आपका बनता है ज्ञान देना भी और ज्ञान भी दोनों बनता है। सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप सजेस्ट करना चाहें कुछ बुक्स कि ये उनको पढ़नी चाहिए। देखो, बुक कोई भी खराब नहीं है। आप पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, हाँ बुद्धा के बारे में पढ़ो, सारी किताबें पढ़ो, क्योंकि किताब जिसने लिखी है कुछ ना कुछ तो उसने सोच पढ़ के लिखा होगा, डाला ही होगा अपने ऐसा नहीं एक्सपीरियंस डाला होगा। मैंने किताब लिखी है जो महात्मा गांधी वाली, जो महात्मा गांधी इन सिनेमा जी, तो ऑब्वियसली काम है मेरा, वो 1 साल का काम है जिसमें बहुत सारा काम किया था, तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी ना सर, मिलेगी ना। उस बुक के बारे में कुछ और आप बताएंगे थोड़ा? बुक के बारे में क्या है, बुक तो वो मेरा असल में 100 इयर्स का वो है, रिसर्च है 1913 से लेके 2013 तक कि महात्मा गांधी पे कितनी फिल्में बनी, कितना उनका फुटप्रिंट्स कितने हैं उनके सिनेमा में, और इनडायरेक्ट फुटप्रिंट्स कितने हैं, डायरेक्ट कितने हैं, और उसके अलावा उनके प्रिंसिपल्स की कहाँ पे बात हो रही है। अब जैसे अगर आप लगे रहो मुन्ना भाई देखोगे तो उसमें ट्रुथ की तो थी ना थोड़ी बहुत, ट्रुथ में एम्फेसिस था, थोड़ा नॉन वायलेंस भी था, लेकिन वो फिल्म थी इसलिए उसने ये भी बोला कि वो बापू ने ये नहीं बताया कि दूसरे गाल पे मारे तो क्या करना है। तो फिर क्योंकि डिचुम भी करनी थी, हीरो था ना, वो प्रिंसिपल्स पे स्टडी की। और पहले बहुत सारी फिल्में बनती थी इस तरह की, आजकल उस तरह का सिनेमा नहीं बनता है। आजकल तो मार धाड़, क्योंकि गांधी तो इसके अगेंस्ट थे, नॉन वायलेंट थे वो, नॉन वायलेंस को प्रमोट भी करते थे। तो बड़ी सारी चीजें गांधी की जो है, लेकिन रेलिवेंस तो है उनका, रेलिवेंस तो है, क्योंकि जो बदलेगा, जो देश बदलेगा वो उस तरह का नहीं होगा, वो मार धाड़ वाला आदमी तो नहीं होगा। अमेरिका में हो सकता है ट्रम्प हो गया, लेकिन इंडिया में तो शायद ही चले इस तरह का आदमी, वही चलेगा जो नॉन वायलेंट होगा, जो जिसमें समझ होगी देश को आगे बढ़ाने की, वही चलेगा। सर फ्यूचर में कोई ऐसा गोल हो जो आपको अभी पूरा करना बाकी हो, आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये मुझे अचीव करना ही बाकी? बहुत सारे गोल्स हैं, क्योंकि देखो आदमी जब तक जिंदा रहता है ना, तब तक गोल बदलते भी रहते हैं समय, तब तक उसके सपने रहते हैं, जब तक वो जिंदा रहता है। इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ ना, मरने से पहले भी आदमी सपने ले रहा होता है, मरने से पहले भी सपने ले रहा होता है कि ये ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। है बड़े सारे गोल्स हैं, फ्यूचरिस्टिक होता है इंसान ऐसा। हाँ गोल्स हैं, किताबें लिखना चाहता हूँ, बहुत सारी किताबें लिखना चाहता हूँ। कभी कभी ये भी लगता है कि देश को साफ करना पड़ेगा, मेरे को देश को साफ करना पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हो रोड पे कितनी सारी पॉलिथीन होती है, कितनी सारी, कभी कभी दुख होता है, क्योंकि देश हमारा है ना, हमारा देश है, और हमने क्या बना दिया इसका। आप ट्रेन में जाते हो, ट्रैक्स पे देखो, और अंबार लगे हुए गार्बेज के,
दिल्ली में जैसे एंटर करते हो तो अंबार के साथ साथ एंटर करते हो, एक पूरा पहाड़ बन गया वहाँ पे, पहाड़ बन गया है गार्बेज का। तो जरूरी है कि कोई देश को साफ करे, कोई ये जो 100 करोड़ बना लेंगे, 200 करोड़ बना लेंगे, 500 करोड़ बना लेंगे, ये नहीं जाने वाला है। जाएगा तो वही आपका कर्म, और कर्म तो फकीर भी कर सकता है। और राम जी को इसलिए तो याद नहीं रखते क्योंकि वो राजा थे, राम जी को तो इसलिए याद रखते हैं क्योंकि अपनी बाप की मान के और बेचारा 14 साल तक घूमता रहा, तप किया, बहुत बड़ा तप, छोटा तप नहीं था। हाँ, कृष्ण भी बेचारे कहाँ गए थे, उससे जरासंध से दुखी होके और वहाँ चले गए। जरूरी है कि हमारे सभी ग्रंथों में सर वैसे अगर देखा जाए तो ये वनवास वाला कॉन्सेप्ट या घर जिन्होंने त्याग दिया, ये सभी का दिखाया गया। चाहे हम बुद्ध की बात करें, चाहे हम रामायण या चाहे महाभारत की बात करें, पांडवों को भी वनवास मिल गया। तो इसके बारे में आप मतलब ऐसा क्यों है, मतलब सभी को वनवास ही लेना है तभी उनको अपनी जिंदगी मंजिल मैं तो उसके आगे ही बताता हूँ आपको। हाँ, नरेंद्र नाम है मेरा जी, और नरेंद्र तो उसी तरह के होते हैं। विवेकानंद थे, उनका नाम भी नरेंद्र था। थे तो खैर वो पहुंचे हुए, बहुत बड़े पहुंचे हुए थे और बड़े संत थे और बड़े जो धर्म पे बोलना जानते थे और वहाँ अमेरिका में बोले थे तो बहुत फेमस हुए थे। अपना एक नरेंद्र मोदी भी भागे हुए हैं, वो भी पता नहीं चला ना कहाँ गए थे कहाँ। तो हमारे यहाँ देखो, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे ना, वेस्टेड इंटरेस्ट समझते हो ना, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है जो अपने, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये फला है, ये ढिमका है, हाँ, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा प्रेमी है। जब तक आप उसमें उलझे रहोगे ना, आप देश का भला नहीं कर पाओगे। देश का भला वही करेगा, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जो देश की सोचेगा। वाजपेयी जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी के घर पे मैं गया था एक बार, दो दिन रुका था वहाँ पे जी। और तब उस समय पता चला था उनके गांव में कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं था। और एक आदमी ऐसा नहीं मिला बटेश्वर में, पूरे बटेश्वर में घुमा, एक आदमी ऐसा नहीं बोला जिसने ये कहा मेरे लिए काम किया। किसी के लिए काम नहीं करते थे, कुछ भी गलत काम नहीं करते थे। और लेकिन उनका घर था जैसे पहाड़ी पे, उसकी नींव तक निकली हुई थी, उनका पुराना घर था, 2 कमरे का घर था। उनके फादर वो होते थे, टीचर होते थे। किसी ने बोला, वो सरपंच बता रहा था, मैंने बोला वाजपेयी जी को, बाबा बोलते थे वहाँ पे उनके गांव में सब उनको, कि बाबा कम से कम यहाँ दुनिया आती है, आप अपने घर का कुछ बनवा दो, रास्ता ही बनवा दो, लोग देख लें। तो वाजपेयी जी उसको क्या कहने लगे, ये देश अपना घर है, ऐसे ही बोलते थे वो, देश जो है अपना घर है, ऐसे करके बोलते थे। कुछ नहीं किया वहाँ पे, कुछ नहीं किया, क्योंकि नहीं थे वो उस तरह के, नहीं थे। और इसीलिए दुनिया याद करेगी, दुनिया याद करेगी। जितने भी इस तरह के लोग होंगे, गांधी थे, गांधी हरीलाल जो था बड़े वाला जी, पढ़ना चाहता था इंग्लैंड में, बैरिस्टर बनना चाहता था। लेकिन गांधी को 2 बार मौका मिला, किसी और को भेज दिया, उसको नहीं भेजा। फेयर थे वो, गलत काम नहीं कर सकते थे, गलत काम नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए, क्या करते। लेकिन आप देखो उनकी जिस दिन असैसिनेशन हुई है, जब उनको लेके गए थे वहाँ पे, राजघाट लेके गए थे, आप वो सीन देखो, उसमें तिल रखने की जगह नहीं है। वहाँ से लेके बिरला हाउस से लेके और राजघाट तक इतनी पब्लिक थी, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे लोग। क्यों रो रहे थे? क्योंकि जानते थे ये आदमी देश के लिए जीता था। हम लोग तो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, ये देश को अपना बच्चा मानता था, इसीलिए फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं ना। तो ऐसे आदमी जो भी आएगा वो भला करेगा देश का, जो वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर उठेगा और जो देश की बात करेगा, ऐसे लोगों की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की। सर, हमारे युवाओं के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें? मैसेज ये, कर्म करो, अपने कर्म करते जाओ, ज्यादा मत सोचो, जो आपकी ड्यूटी है वही करो। आप अगर गृहस्थी हो तो अपने बच्चों का ध्यान रखो। हाँ, आप अगर और कुछ काम है आपका, ईमानदारी से काम करो,
ईमानदारी से काम करो, वो बहुत जरूरी है। जितना ईमानदारी से काम करोगे उतना अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। देश के बारे में सोचो, हाँ, लोगों के बारे में सोचो। वो गांधी जी कहते भी थे ना, जो लाइन में जो अंत्योदय जो है, जो आखिरी आदमी है, उसका भला करने, ये सोचो कुछ भी करने वाले हो उसका क्या भला होगा इससे। खासकर ये जो हमारे रूलर्स हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं, इनको, और ये कहते भी हैं, ऐसा नहीं है, कहते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई लाइन में जो आखिरी आदमी खड़ा है उसका क्या फ़ायदा होगा इससे। तो वो ज़रूरी है कि इस तरह के फैसले लिए जाएं कि गरीब आदमी का भला हो। नहीं तो कांसीराम की तरह, कांसीराम भले आदमी थे, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आपने वो छोड़ दिया, वो रास्ता छोड़ दिया, रास्ता दूसरा अपना है। कोई नहीं पूछेगा, लोग कर्म को ही याद करते हैं। कर्म करोगे, ईमानदारी से कर्म करोगे। आप गरीब की बात करो सुबह से शाम तक, लेकिन अपनी जेब भर लो, फुल कर लो, तो वो नहीं चलेगा। आप गरीब की बात करो तो गरीब का भला करो जी। और लोग ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है लोग, बहुत समझदार है लोग, जानते हैं कि आदमी अगर ऐसा बोल रहा है तो इसका ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं, सबको पता होता है आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो वो जरूरी है। तो मैसेज यही है कि अपना कर्म करो, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हम फिर बने रहेंगे पॉजिटिव पंडित पर। नमस्कार।